माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला एंड दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ ओसी। और हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स के नेचर के ऊपर कि प्रॉफिट्स कैसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रॉफिट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बिजनेस में, उसके ऊपर हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब इनकम और टोटल कॉस्ट मतलब एक्सपेंस। मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगा, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे कि सपोज आप 180 रुपीज़ अर्न करते हो एक प्रोडक्ट बना के बेच के उसको, और बनाने का कॉस्ट आपका 100 रुपीज़ है, तो आपने एक्स्ट्रा 80 रुपीज़ क्या किया, कमाया, अर्न किया। तो ये प्रॉफिट का यूज़ कहाँ पे होता है, ये प्रॉफिट क्यों चाहिए बिज़नेस को, उसके ऊपर ये पढ़ने वाले हम। उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो हम बिज़नेस में सर्वाइव कर सकेंगे। प्रॉफिट होगा तभी तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से रख पाएंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। तो प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में, वो फुलफ़िल करने के लिए भी तो प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो हम कैसे लोग सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डोनेशंस कैसे देंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स। रिटर्न्स मतलब क्या होता है, इनकम। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो इनकम मिलता है उसको बोलते हैं रिटर्न। इन्वेस्टर्स मतलब जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोगों को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। तो वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, इनकम चाहिए ना। तो उनकी इनकम दो तरह की हो सकती है। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक फेयर रिटर्न। फेयर मतलब एक अच्छी इनकम। अभी उन लोग की इनकम दो तरह की होती है, या तो इंटरेस्ट होगा या तो डिविडेंड होगा। दो तरह की इनकम मेनली इनकी होती है, रेगुलर होती रहती है। इंटरेस्ट कब होगा, जब उन्होंने कंपनीज के डिबेंचर्स परचेस कर लिए। जब उन्होंने कंपनी के डिबेंचर्स परचेस कर लिए या बॉन्ड्स या कंपनी को डिपॉजिट दे दिया, तो उसके ऊपर उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपनी के अगर शेयर्स परचेस कर लिए तो उनको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी डिविडेंड कब दे पाएगी, जब वो प्रॉफिट कमाएगी ना। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उनको डिविडेंड कैसे देगी। डिविडेंड का मतलब क्या था, प्रॉफिट में से जो तुमको थोड़ा बहुत हिस्सा दिया हुआ। अभी कंपनी जब भी कमाती है ना, सपोज 100 रुपये कमाई, तो कंपनी सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बांटती नहीं है। उसमें से वो कुछ पैसा रखेगी, सपोज 80 रुपीज़ रखा और 20 क्या करेगी, बांट देगी। तो इसके लिए उसको 100 रुपये कमाना तो पड़ेगा ना बांटने के लिए। अगर वो कमाएगी नहीं तो बांटेगी कैसे, तो डिविडेंड कैसे मिलेगा लोगों को। तो प्रॉफिट क्यों चाहिए, पहला इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट या डिविडेंड देने के लिए। इंटरेस्ट भी देना ही पड़ता है, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी देना पड़ेगा। लेकिन डिविडेंड तो प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है, प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा उनको। तो फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, उनका लॉस हो रहा है, तो वो कंपनी से इन्वेस्टमेंट बेच के निकल जाएंगे फिर। तो कंपनी के पास पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी काम कैसे करेगी फिर, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो कहाँ पे लगाते हैं पैसा, इसमें लगाते हैं। और जब तक मतलब इक्विटी, ये प्रॉफिट में से उनको पैसा मिलता है। अगर ये प्रॉफिट नहीं होगा तो उनको कुछ पैसा नहीं मिलता। तो नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, R&D करने के लिए। रिसर्च मतलब क्या होता है, कुछ नए प्रोडक्ट बनाना। कंपनीज बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट बनाती रहती है, और जो पुराने प्रोडक्ट है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाना, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ये करने के लिए एक स्टाफ चाहिए होता है, एक डिपार्टमेंट अलग से बैठाना पड़ता है, उसको हम काम देते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा होता है, उनको सैलरी देना पड़ता है। बहुत सारे वो लोग प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं, और रिजल्ट सक्सेस होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो R&D नहीं कर पाएगी। R&D करने से फ़ायदा क्या होता है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, कोई अच्छा या इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे उनका क्या होगा, खर्चा कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। डिपेंड करता है वो किस प्रोडक्ट में या किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया प्रोसेस ढूंढ लिया उन्होंने गुड्स बनाने का, जिससे कम कॉस्ट में गुड्स बनेगा और गुड्स सस्ता बनेगा, गुड्स टिकाऊ होगा, अच्छा होगा, तो वो उस पर खर्चा करने के लिए उनको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए। बेटर टेक्नोलॉजी मिलेगी R&D करने से, कॉस्ट कम होगा, और प्रोडक्ट क्या होंगे, इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब यूनिक होंगे, नए होंगे, तो इससे पूरी कंट्री को फ़ायदा होगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करना मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाना। मतलब एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी खोलना, तीसरी कंपनी खोलना, मतलब ब्रांचेस एक्सपांड करना। और एक्सपांशन मतलब वही होता है बढ़ाना। एक इसमें एक टर्म होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, एक नए बिजनेस में जाना।
हमारा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसको छोड़ के कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, नई लाइन पकड़ना। जैसे कि सपोज़ अमूल अभी दूध के प्रोडक्ट बनाता है, तभी उसने अमूल ने सपोज़ गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसने क्या किया, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। तो प्रॉफिट होगा तभी तो वो एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा सकता है। बिना प्रॉफिट के जाए तो अपने को मार्केट से लोन उठाना पड़ेगा, और लोन उठाना बहुत रिस्की होता है। तो अगर हमारा खुद का पैसा है तो हम वो लगा के बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। अभी जैसे कि कंपनी की बात करूँ, हमने ऊपर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपीज़ कमाया या 100 करोड़ रुपीज़ कमाया, तो उसमें से वो पूरा का पूरा नहीं बांटेगी कितना, 20 रुपया, तो बचा कितना उसके पास, 80 रुपीज़। ये बांट दिया ना, इसको बोलते डिविडेंड। ये नहीं बांटा ना, इसको बोलते हैं रिजर्व, या इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, एसपी में हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा। तो ये जो पैसे पड़े हैं कंपनी के पास, ये कंपनी के पास रिटेन है, मतलब पड़े हुए, तो ये पैसे कंपनी के अपने बिजनेस में फिर से लगा सकती है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स। मतलब ये पैसे हमें किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद के ही पैसे, हम इंटरनल सोर्स हैं। तो ये पैसों से हम अपना सेल बढ़ा सकते हैं ना, बिजनेस का वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा सेल कर सकते हैं, एक्सपांशन करके, डाइवर्सिफिकेशन करके। फिर आगे देखते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाएगा प्रॉफिट अपनी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कम से कम खर्चे पे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट और लोअर कॉस्ट, तभी बिजनेस एफिशिएंटली काम करता है। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने को क्या चाहिए, अभी जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रॉफिट है, तो उससे हम नई मशीन्स परचेस कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन में जा सकते हैं। तो नई मशीन होगी तो नई मशीन देखो खर्चा कम करेगी, उनका रिपेयर का खर्चा नहीं आएगा, वो प्रोडक्शन फास्ट करेगी, फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा, हम एम्प्लॉय को अगर टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, उनको वेजेस देंगे, उनको टारगेट सेट करेंगे और उसके हिसाब से उनको इंसेंटिव देंगे, तो भी वो अच्छे से काम करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर हमने एम्प्लॉय को बोला है कि आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो हम इसके पीछे आपको 2 रुपये देंगे सपोज, तब उसके एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। वो चाहेगा कि दिन का मैं 1000 बना दूँ तो मैं 2000 रुपये कमा लूँगा, यही चाहेगा ना वो। तो हमने उसको क्या टारगेट दिया हुआ ना, तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा हम आपको पे करेंगे। अगर मैंने उसको बोला आप 8 घंटा पे करो, 8 घंटा काम करो, हम आपको 12,000 रुपये देंगे, तब वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है अपने को 8 घंटा काम करना है, ज़्यादा काम करो या कम करो, पगार तो फिक्स ही मिलने वाला है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होंगी। तो हम उनको टारगेट्स देंगे, तो इससे क्या होगा, वो अच्छे से ज़्यादा बेटर वे में काम करेंगे। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स मतलब एक जरिया, साधन है अपने ज़िंदगी जीने का। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, 3 एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमिक में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे कि हम सैलरी, जॉब क्यों करते हैं, अपना घर चलाने के लिए ना। फिर एम्प्लॉयमेंट हो गया, वो जॉब के अंदर आ गया। फिर आपका प्रोफेशन, जो फ़ी मिलता है, डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, उनको जो फ़ी मिलता है वो क्यों कमा रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं, अपना घर के लिए। तो वैसे जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो क्यों कर रहा है, खुद के फ़ायदे के लिए कर रहा है ना, तो इससे उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा ना। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो अपने घर के खर्चे कैसे निकालेगा, वो अपने जो घर का रेंट है, घर के दूसरे जो एक्सपेंस है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन कर पाएगा। तो इसके लाइवलीहुड के लिए भी ज़रूरी है बिजनेसमैन के। तो नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सैलरी फिक्स है, हर महीने आपको, सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, 12,000 सपोज आपके एम्प्लॉयर ने बोला, तो हर महीने आपको 12,000 देना ही वाला है। भले ही उसका बिजनेस में लॉस हो रहा है, हर महीने आपके अकाउंट में 12,000 डिपॉजिट करेगा ही करेगा। आप ज़्यादा अच्छा काम करो या कम करो, लेकिन आपको फिक्स अमाउंट आएगा। प्रोफेशन में भी नॉर्मली ऐसा होता है कि फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो कुछ गारंटी नहीं होती। बिजनेस में भी सेम, अगर बिजनेस चला अच्छा तो बहुत प्रॉफिट कमाओगे, नहीं चला तो फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये क्या है, रिवॉर्ड है। रिस्क ले रहा है ना बिजनेसमैन, तो उसको एक हमने रिवॉर्ड दिया, एक फ़ायदा दिया। क्योंकि कुछ रिस्क का इंश्योरेंस निकलता है, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे भी होते हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं निकलता। सपोज मेरे गोडाउन में गुड्स पड़ा हुआ है, अभी मुझे डर है कि आग लग के वो जल गया या फिर चोरी हो गया, तो मैं इसका इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे को डर है कि मेरा जो गुड्स लॉन्च किया मैंने, वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका तो कोई इंश्योरेंस नहीं निकल सकता। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया, आउटडेटेड हो गया, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं निकल सकता है। लोगों के टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गए, तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं निकल सकता। तो वो रिस्क होता है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं चला तो बिजनेस को बहुत सारा लॉसेस होने वाला है। तो वो रिस्क उठाने के लिए उसको जो रिवॉर्ड मिला वो क्या, प्रॉफिट है। ठीक है, वही सब दिया हुआ है यहाँ पे। अभी आगे देखते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल। बिजनेस को सर्वाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, एग्जिस्टेंस में रखने के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बिज़नेस को इवन कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो वो नहीं अपना एम्प्लॉय को खर्चा दे पाएगा, नहीं अपना खुद का खर्चा निकाल पाएगा, नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर पाएगा, कुछ नहीं होगा। तो बिना प्रॉफिट के वो कब तक जिएगा? तो उसको अपने घर से कैपिटल ला के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट एक टाइम तक वो इन्वेस्ट कर पाएगा, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। तो कंपटीशन इतना तगड़ा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है पूरा, तो उसको सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट उतना तो कमाना होगा जितना वो खर्चा करता है। सपोज उसका हर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, सब कुछ मिला के, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी है, एम्प्लॉय का पगार, सब मिला के खर्चा 1 लाख है, तो उसको एटलीस्ट हर महीने 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए उसको प्रॉफिट कमाना है ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइवल के लिए। इसको एक्चुअली बोलते हैं BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। उसका बिजनेस कहाँ पे चलेगा? ब्रेक इवन पे चलेगा, मतलब वो इतना कमा रहे कि जितना उसका खर्चा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन दिया है बिजनेस का, हमने पूरा ह्यूमन एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन देखा था, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक, फिर इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें से बिजनेस का क्लासिफिकेशन फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिजनेस के 2 क्लासिफिकेशन है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, GNS लिख रहा शॉर्ट में मैं इसको। और ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो कॉमर्स मीन्स क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री फिर हमने देखा था 3 टाइप की मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर आ गया या उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी आ गई। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया आपका, एक एक्सट्रैक्टिव आ गया जो ज़मीन से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक जेनेटिक जो नई नई ब्रीड्स डेवलप करते हैं, हॉर्टिकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, वो सब इसमें आ जाएगा। सेकेंडरी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, हम देखेंगे इनको फिर से डिटेल में। जो प्रोडक्शन कर रही है वो मैन्युफैक्चरिंग, और जो बिल्डिंग, डैम वगैरह बना रही है वो कंस्ट्रक्शन। फिर टर्चरी मतलब सर्विस सेक्टर है, जो क्या दे रही है? सर्विसेज दे रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, हम लोग जो दे रहे हैं आपको टीचिंग की, ये सब क्या आ गया? सर्विसेज। फिर कॉमर्स के भी 2 पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब एड्स टू ट्रेड, उसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचने का जो काम करता है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कंट्री में हो रही है तो होम ट्रेड, और बिटवीन कंट्रीज हो रही है तो फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड के भी अलग अलग नाम थे जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं। फिर होम ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड मेन होते हैं। होलसेल में जो काम करते हैं वो होलसेल ट्रेड, रिटेल में होता है वो रिटेल ट्रेड। फिर फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंटरपोर्ट, मतलब ये एक्सपोर्ट हो गया। फिर ये इनको सपोर्ट करते हैं ट्रेड करने के लिए, ये एड्स ट्रेड, मतलब ट्रेड इनके बिना पॉसिबल नहीं है। मतलब बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टाइजिंग है, मर्केंटाइल एजेंट है, ये सब इन सब को सपोर्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो आगे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स, ये बिजनेस का एक पार्ट है, 2 पार्ट है बिजनेस के, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्या करता है? कन्वर्जन करता है, किसको? रिसोर्सेज को गुड्स में, जो हम यूज़ कर सके। इन शॉर्ट क्या बोल रहा है? प्रोडक्शन करता है वो, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस करता है, किसका? गुड्स का। ठीक है, अगर वो एग्रीकल्चर गुड्स है तो आपका प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। माइनिंग है वो आपका प्राइमरी में है ना, एग्रीकल्चर के नीचे। एक्सट्रैक्टिव उसमें आ गया। ब्रीडिंग ये जेनेटिक में आ गया। फिर नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर को पालना, जैसे कि वो बकरी को पालते हैं वैसा है, तो ये इसमें आ गया। और गुड्स जो बनाए वो 2 टाइप के हो सकते हैं, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कौन यूज़ करने वाला है? कस्टमर, उनके कंजम्पशन के लिए। और कैपिटल गुड्स मतलब मशीन हो गया है। कैपिटल गुड मतलब आप मशीन समझ लो, जिनका हम यूज़ करने वाले फर्दर प्रोडक्शन में। कंज्यूमर गुड्स हम डायरेक्टली अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करने वाले हो, बट कैपिटल गुड्स कौन यूज़ करने वाला है? प्रोड्यूसर यूज़ करने वाले हैं। मतलब जो फैक्ट्री वाले भी मशीन खरीदते हैं किसी और कंपनी से गुड्स बनाने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। मतलब ये एसेट्स होते हैं एक्चुअली।
और ये वो गुड्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि मार्कर यूज़ कर रहा, तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। मेरे पास जितनी भी यहाँ पे चीज़ें सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है जो मैं खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और कैपिटल गुड्स से मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, नए गुड्स बना के बेच रहा हूँ। समझा? जैसे कि मैं सपोज मेरे पास कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैंने मोबाइल बनाने के लिए एक मशीन खरीदा, तो वो मशीन मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। और जो लोग कस्टमर मोबाइल खरीद रहे हैं वो उनके लिए क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ का एक और मीनिंग होता है। इंडस्ट्रीज़ मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्म्स मतलब कंपनीज का एक ग्रुप होता है ना, उसको भी इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो जितने भी कंपनियां टेक्सटाइल बना रही है उन सबका ग्रुप क्या हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अभी मैं कोचिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो जितने भी कोचिंग क्लासेस है उनका ग्रुप, तो वो कोचिंग इंडस्ट्री हो गया। फिर शुगर इंडस्ट्री, जितनी भी कंपनियाँ शुगर बना रही है उनका ग्रुप। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, हॉलीवुड इंडस्ट्री हो गया, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। मतलब जो कंपनियाँ एक ही फील्ड में काम कर रही है ना, उन सबको मिला दो तो बन जाएगा इंडस्ट्री। मतलब ग्रुप ऑफ फर्म्स बोल सकते हैं इन शॉर्ट, जो सिमिलर या रिलेटेड काम करती है। कुछ एग्जांपल्स दिए, शुगर इंडस्ट्री दिया है और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दिया हुआ है, 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर होटल का भी हो सकता है सेम वे। बैंकिंग इंडस्ट्री होता है जहाँ पे जितने भी बैंक है वो आ गई। होटल इंडस्ट्री, जितनी भी होटल्स है वहाँ पे आ गई। टूरिज्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्री क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री क्या करता है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करना है। फॉर्म यूटिलिटी मतलब ये क्या करता है, एक गुड्स को क्रिएट करता है, बनाता है। जैसे कि ये मार्कर की बात करूँ तो ये पहले जो था तो प्लास्टिक था, प्लास्टिक फॉर्म में था, रॉ फॉर्म था, तो इसको हमने एक शेप दे दिया। फिर ये प्लास्टिक डायरेक्टली हमारे काम में नहीं आता, लेकिन अभी ये बहुत काम में आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। मतलब उसका जो फॉर्म चेंज कर दिया और वो हमारे लिए क्या होगा, यूज़फुल हो गया। जैसे कि हमारे एक वुड था, हमारे पास लकड़ा था, उसको हमने काट के फर्नीचर बना दिया, तो वो क्या हो गया, फॉर्म यूटिलिटी हो गया। और ये जो करता है वो कौन होता है, इंडस्ट्री होता है। तो ये MCQ वगैरह में अक्सर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अभी कुछ इंडस्ट्री में मैन पावर का यूज़ होता है। मैन पावर मतलब जहाँ पे लोग हाथ से काम करते हैं, जहाँ पे मशीन का यूज़ कम होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारी कंपनी होती है वहाँ पे हाथ से भी काम होते हैं। कहीं कहीं पे पूरा काम मशीन से भी होता है, कहीं कहीं पे दोनों होता है, लेबर भी होता है, मशीन भी होता है, जो मशीन को ऑपरेट करता है। सेमी ऑटोमेटिक भी होता है। कुछ कुछ जगह पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे कि आप अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े मशीन लगाने पड़ेंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जैसे कि आपको साबुन बनाना है या वेफर बनाने हैं, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। तो ये हम ऑपरेट कहाँ से कर सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री ले सकते हैं, छोटा सा वर्कशॉप हो सकता है शेड के नीचे कहीं पे, या इवन घर से भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग पापड़ और खिचिया बना के घर से बेच ही रहे हैं ना, अचार बना के बेच रहे हैं, तो वो होम से भी हो सकता है इंडस्ट्रीज। वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही है एक्चुअली, बट वो होम, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री एक्चुअली। तो अभी आगे देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स। इंडस्ट्रीज़ पहला प्राइमरी दिया, प्राइमरी के 3 टाइप्स हैं जो हमने ऊपर चार्ट में देखे थे। तो प्राइमरी मीन्स ये वो इंडस्ट्रीज़ है जो नेचर से कनेक्टेड है, जो आपका नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है। इसमें आपको क्या मिलता है, ये इनपुट्स देता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। सेकेंड इंडस्ट्रीज है ना, प्राइमरी के बाद वाली, जो ये नीचे पढ़ने वाले हम, इसको ये इनपुट्स देता है, रॉ मटेरियल देता है। जैसे कि सपोज एक टोमेटो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कोई कंपनी है, तो उसको क्या चाहिए, टोमेटो चाहिए ना, तो टोमेटो कौन देगा, ये प्राइमरी देगी ना, एग्रीकल्चर, मतलब इसी के अंदर आ गया ना एग्रीकल्चर, तो ये इसको रॉ मटेरियल देगी प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्राइमरी मीन्स ये नेचर से कंसर्न्ड है, और ये सेकेंडरी को क्या करते हैं, इनपुट्स देती है। तो ये 3 टाइप की है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जहाँ पे क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, फार्मिंग होती है, वो एग्रीकल्चर में आ गई। अभी फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी ऑफ सीड्स है, रेनफॉल है, फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग करने के लिए, फिर फर्टिलिटी हो गई लैंड की, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये क्या करते हैं, ज़मीन से ना एक्सट्रैक्शंस करते हैं, नेचर से रिसोर्सेज निकाल रही है और वो यूज़ कर रही है। जैसे कि ज़मीन से क्रूड ऑयल निकाला, कोल निकाला, तो ये सब एक्सट्रैक्शन का काम करती है ये इंडस्ट्रीज़। तो ये इंडस्ट्रीज़ जैसे कि क्रूड ऑयल निकाला, पेट्रोलियम डायरेक्टली अपने को पेट्रोल फॉर्म में नहीं मिलता, क्रूड में होता है, फिर इसको फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, तो ये कौन करता है, सेकंड इंडस्ट्री। तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है, इसका ये इनपुट बन जाता है, मतलब इसका जो निकालता है, एक्सट्रैक्शन करता है, तो उसको ये फर्दर प्रोसेस करके प्योरीफाई करते हैं। तो इसमें क्या दिया देख लेते हैं। ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ये सॉइल हो गया, एयर है, वाटर है जनरली।
फिर ये ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको सेंड कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। फिर जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, जीन्स नाम सुना होगा आपने, उसी वर्ड से आया हुआ है जेनेटिक। मतलब ये क्या करती है, जो स्पीसीज़ होती है वो नए नए ब्रीडिंग जो डेवलप्स करने का काम करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है बेसिकली, एनिमल्स और प्लांट्स का। एग्जांपल्स दिया है एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल्स को पालते हैं, नए नए ब्रीड्स डेवलप करते हैं। फिर सेरीकल्चर हो गया आपका, हॉर्टिकल्चर हो गया, पिसिकल्चर जहाँ पे फिश की ब्रीडिंग डेवलप करते हैं। तो ये सब इसमें आ गए। आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के जो इनपुट्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज से। उनको प्रोसेस करके ये कुछ गुड्स फर्दर प्रोड्यूस करती है। ये दो टाइप की हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जो रॉ मटेरियल मिलता है वो प्राइमरी से मिलता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ पे। अगर प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी का फंक्शन नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, टोमेटो केचप बनाने के लिए आपको टोमेटो चाहिए, पिकल बनाने के लिए आपको जब भी रहेगा मैंगो चाहिए। तो मैंगोज कहाँ से आएंगे आपके पास, या टोमेटो कहाँ से आएंगे, प्राइमरी होगा तो ही इनको इनपुट्स मिलेगा। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके लिए वुड चाहिए, वुड के बिना फर्नीचर पॉसिबल नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री से आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम जो करती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है बेसिकली, ठीक है। अभी गुड्स हमने देखा था, ये विद द हेल्प ऑफ मशीन हो सकता है या विद द हेल्प ऑफ मैन पावर भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज़ कर रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल्स दिए, टेक्सटाइल कपड़ा, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज़। अभी शुगर देखेंगे तो ये हम अगर खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। पेपर इंडस्ट्रीज नॉर्मली पेपर कंपनीज परचेस करके इसके बुक वगैरह बना के या प्रिंटिंग करती है, तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी गुड्स, कैपिटल गुड्स हो गया। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये क्या करती है, कंस्ट्रक्शन करती है। तो इसमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करती है जो भी इंडस्ट्रीज, वो इसके अंदर आ गई। जो इमूवेबल वेल्थ क्रिएट करती है, एग्जांपल्स के लिए कोई बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी हो गई, कोई रोड्स बनाने वाली, ब्रिजेस हो गया, डैम्स हो गया, वेल हो गया, ये सब जो बना रही है कंपनीज, वो इंडस्ट्रीज़ इसमें आ गई। तो इसमें जो गुड्स होता है वो एक जगह पे प्रोड्यूस होता है और उसी जगह पे वो, मतलब उसको हम कहीं पे उठा के लेके नहीं जा सकते, वो इमोबाइल होता है। तो ये इमोबाइल जो गुड्स है उनको बनाता है, और ये वैसे गुड्स बनाते हैं जो कई बनते कहीं और है, बिकते कहीं और है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हुए, सेम एग्जांपल से कुछ है नहीं नए। तो नेक्स्ट है टर्चरी इंडस्ट्रीज़। टर्चरी मीन्स सर्विस सेक्टर। ये क्या करते हैं, इन दोनों को सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो ऊपर देखा था हमने। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को इन लोग क्या करते हैं, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसमें जैसे कि अभी बिजनेस करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे मशीन चाहिए, तो इसके लिए परचेस करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो पैसे कौन प्रोवाइड करेगा, बैंक्स। हमने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए, करने हैं सपोज, और मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं परचेस कर सकता हूँ ना। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री तक कैसे आएगा। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है, कि उनके बिना उनका प्रोडक्शन पॉसिबल या उनका काम पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जितने भी सर्विसेज से आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए लोग ने, देखो ट्रांसपोर्ट दिया, बैंकिंग दिया है, फिर होटल दिया है, टूरिज़्म दिया है, एंटरटेनमेंट दिया है, एंड सो ऑन। अगर हम जैसे कि ट्रांसपोर्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, बैंक का भी एग्जांपल दिया, फिर होटल का एग्जांपल दिया। होटल को बनाने के लिए फूड खाना चाहिए, तो प्राइमरी से आएगा ना फूड, तभी तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा ना। टूरिज़्म, ये भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, घूमना फिरना। एंटरटेनमेंट है, इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो इन, ये सब इंडस्ट्रीज़ आपकी कितनी किस में आ गई, टर्चरी में आ गई। तो आगे देखते हैं अभी हम लोग। तो हमारा इंडस्ट्रीज़ का पॉइंट ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कॉमर्स।